Okay. Now everyone can see this screen, right? Yes sir. Yes sir. Okay. देखो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, आप लोग बस ट्राई करके मुझे ये बताइएगा कि उस फंक्शन का आउटपुट क्या आ सकता है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा है void show। इसको मैं एक आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर भेजूंगा जिसका नाम रहेगा num करके, और ये फंक्शन जो भी इसको आर्ग्यूमेंट भेजा जाएगा उसकी वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करता है और फिर अगले लाइन पर प्रिंट करता है कि इन शो num is %d, राइट। सो ये एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, num। सॉरी, इस फंक्शन का नाम मैंने रखा हुआ है शो, और इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा, कहीं से भी ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन को एक नंबर आएगा, ठीक है, और वो नंबर इंक्रीमेंट होगा। सपोज इस फंक्शन को अगर 10 भेजा गया है तो ये फंक्शन 10 को 11 करके प्रिंट कर देगा 11। अगर इस फंक्शन को 20 भेजा गया है तो ये 20 को 21 करेगा और प्रिंट कर देगा 21। समझ में आया ये फंक्शन क्या कर रहा है? इस फंक्शन को जो भी वैल्यू भेजी जाएगी ये फंक्शन उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करके प्रिंट करेगा। ठीक है, देखो आगे फंक्शन के वॉइड है, इसका मतलब ये फंक्शन रिटर्न करेगा क्या? नहीं करेगा फंक्शन रिटर्न, है ना। नेक्स्ट इज अवर मेन। मैंने बोला था अभी से हम लोग को मेन को इंट मेन लिखना पड़ेगा। मुझे कौन बताएगा ये मेन किसको रिटर्न करता होगा वैल्यू? हाँ करेक्ट, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को वैल्यूज रिटर्न करता है। ओके, ये मेरा मेन है, ध्यान से देखना ना। मेन में अभी सिर्फ मेन पे ध्यान दो। मेन में मैंने एक वेरिएबल बनाया नम करके। ओके, मैंने इस नम में वैल्यू रख दी है 10, और मैं फर्स्ट लाइन पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ कि इन मेन नम इज %d, कॉमा। ठीक है, सिर्फ मेन पे ध्यान दो। अभी मैंने एक नम वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या वैल्यू रख दी है मैंने 10, और यहाँ पर मैं नम की वैल्यू को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद अगले लाइन पर मैंने इस शो को कॉल किया और ये नम भेज दिया उसको। ध्यान से देखो, मैंने मेन में एक नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 10 थी, फिर मैंने अगले लाइन पर शो को कॉल किया और नम भेज दिया। ये नम यहाँ से यहाँ पे पास हो जाएगा। अब नम 10 से 11 हो जाके 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करके वापस आएगा मेन में। उसके अगले लाइन पर मैं वापस से नम की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ये कोड देखो और मेरे को इसका आउटपुट बताने का कोशिश करो। देखो नम 3 जगह पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ऊपर शो में प्रिंट कर रहा हूँ। अगर ये स्क्रीन दिख रहा होगा तो मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ क्या आएगा, कौन बताएगा? ट्राई करो बाबा। 11, 12, 13, 14 ऐसा 11, 12, 13, 14 4 बार क्यों प्रिंट होगा? 3 ही बार होगा ना कहीं। कौन बताएगा? मिताली, आचल। सर पहले जो नाम हो जाएगा 11, सेकंड प्रिंटफ में 12। ओके, अच्छा मेरे को तो यहाँ पर नम का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? सर 11 ही आएगा सर। देखो नम में मैंने 10 रखा है, यहाँ फर्स्ट लाइन पे नम का 11। वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 11 यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए ना, बराबर है। यहाँ पर नम का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। फिर अगले लाइन पे मैंने शो को कॉल किया, यहां से ही यहाँ से फंक्शन जंप करके कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। अब यहाँ पर जब नम आया, जब मैंने नीचे से भेजा था तो नम का वैल्यू क्या था? 10। यहाँ पे नम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? नम 11 प्रिंट होगा। अब यहाँ से पूरा ये एग्जीक्यूट जब हो जाएगा तो एग्जीक्यूट करके वापस आएगा ना मेन में।
यहाँ से जब कॉल किया ये वापस घूम फिर के फिर से यहीं पर आएगा ना। मुझे बताओ यहाँ पर नम का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 12 सर 10 10 और 11 10 ओके। 11 11 मेन में क्या वैल्यू थी? 10। जब यहाँ से वो ऊपर गया फंक्शन में तो फंक्शन ने उसकी वैल्यू कितनी कर दी? 11। अब जब फंक्शन से 11, वापस आया वो वापस आने के बाद नम का वैल्यू क्या रहेगा? ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, बहुत लोग को लग रहा होगा कि 11 वैल्यू है, बहुत लोग को लग रहा होगा 10 वैल्यू है। अपन देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखो ध्यान से देखो आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले इन मेन शो को कॉल करने से पहले बिफोर कॉलिंग मेन शो नम इज 10। वो बोल रहा है कि कॉल करने से पहले नम का वैल्यू कितना था? 10। जब शो में गया तो नम का वैल्यू कितना हुआ? 11। बट शो से जब वापस आया वो मेन में कॉल करने के बाद वापस मेन में आया तो नम का वैल्यू कितना था? 10। ठीक है, देखो अपने को लग रहा था कि आंसर क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। हमको ये लग रहा है कि जब फंक्शन यहाँ से फंक्शन को वेरिएबल भेजा गया तो वेरिएबल की वैल्यू तो 11 हो गई ना। वापस आया तो नम की वैल्यू 11 ही होनी चाहिए थी मेन में, बट मेन में नम की वैल्यू कितनी है? 10 की 10 है। अब ऐसा क्यों? इसी कंसेप्ट को बोला जाता है पास बाय वैल्यू। ये जो मैं बता रहा हूँ इसी को बोला जाता है पास बाय वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। जब भी हम लोग किसी एक फंक्शन से एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल करके वैल्यू भेजते हैं, जब भी हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को वैल्यू भेजते हैं तो हमेशा याद रखना कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को अपने वेरिएबल की कॉपी भेजता है। मतलब जब मैंने शो को नम भेजा था तो मैंने ये नम नहीं भेजा था, नम की जो वैल्यू है 10 वो वैल्यू 10 भेजी थी। ये 10 यहाँ से कॉपी होके किस में चला गया? शो के नम में। अब मुझे बताओ ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो कौन से नम में हो रहे हैं? शो के नम में हो रहे हैं कि मेन के नम में हो रहे हैं कि शो के नम में हो रहे हैं? शो शो के नम में हो रहे हैं। ये जो 11 हुआ ये मेन वाला नम नहीं हुआ 11, ये तो शो ने जो पकड़ा है नम बनाया है उसमें 11 हुआ ना। जब यहाँ से वापस आया वो मेन में तो मेन के नम में वैल्यू 10 की 10 थी, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं तो कॉपी में हो रहे हैं ना शो के पास जो है। सबको समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट? देखो मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया उसमें रख दिया 10 और मैंने y में रख दिया x को कॉपी करके। अब मेरे को बताओ x की वैल्यू किस में कॉपी हो गई है? y में। अगले लाइन पे अगर मैंने y को इंक्रीमेंट कर दिया तो y 11 हो जाएगा ना। 10 होगा कि 11? x होगा कि 11? y11 x as it is। बराबर है। ठीक है, मतलब जब हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में रखते हैं, दूसरे वेरिएबल में उसकी कॉपी चली जाती है। और जो अगर मैं किसी को बढ़ा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं y को बढ़ा रहा हूँ, इससे y की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू y में कॉपी हो चुकी है। समझ में आ रहा है? सेम यही कंसेप्ट हो रहा है। जब हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को वैल्यू भेजते हैं तो मेन अपना वेरिएबल दूसरे फंक्शन को नहीं भेजता है। ठीक है, मेन का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कॉपी हो जाती है शो के वेरिएबल में। अब जो चेंजेस होते हैं वो शो के वेरिएबल में हो रहे हैं, वो मेन के वेरिएबल को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए ऊपर ये फंक्शन नम में कुछ भी करे वो मेन को रिफ्लेक्ट होगा क्या? मेन के नम को नहीं होगा। इसको ही बोला जाता है पास बाय वैल्यू। सबको समझा क्या? जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को वैल्यू भेजता है, आर्ग्यूमेंट भेजता है या पैरामीटर भेजता है, तो यहाँ से वो कॉपी होके जाता है, यहाँ से वो वैल्यू जाती है दूसरे फंक्शन में कॉपी हो जाती है। जैसे यहाँ से शो भेजा, ये शो, यहाँ से शो को नम भेजा तो नम की वैल्यू कॉपी हो गई है किसमें? शो के नम में। सबको समझ में आ रहा है? यस सर यस सर yes sir सबको समझा ना? दिस इज कॉल्ड एज पास बाय वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज पास वैल्यू बाय वैल्यू। ठीक है, पास बाय कोई वैल्यू। पूछेगा, ठीक है, कोई पूछेगा कि ऊपर जो फंक्शन में चेंजेस करते हैं वो मेन को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होते? तो उसका बोलना कि क्योंकि जब मेन से हम लोग कोई वैल्यू भेजते हैं तो उसकी कॉपी जाती है दूसरे फंक्शन में। जब यहाँ से मैंने शो को नम भेजा था तो ओरिजिनल नम पास नहीं हुआ था,
नम की जो कॉपी है वैल्यू की 10, ये 10 जाके इसमें कॉपी हो गया। अब जो चेंजेस हो रहे हैं वो शो में हो रहे हैं, कॉपी में हो रहे हैं, ओरिजिनल वेरिएबल को रिफ्लेक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पासिंग आर्ग्यूमेंट और पास बाय वैल्यू। अब इसका डेफिनेशन देखो कैसा रहेगा, आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना। ठीक है, देखो जो मेन में हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जिसमें एक्चुअल वैल्यू रहती है, इसको बोला जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्या बोला जाता है इसको? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जो फंक्शन पैरामीटर में यहाँ पे बनाता है ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस के बीच में, इनको बोला जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोला जाता है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज जो मेन में रहते हैं वेरिएबल्स, इनको एक्चुअल वेरिएबल्स या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और जो फंक्शन यहाँ पे बनाता है इनको बोला जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। हमेशा जब मेन कोई फंक्शन को वैल्यू भेजता है तो उसकी कॉपी जाती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, ओरिजिनल वेरिएबल कभी पास नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाई यहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, वो मेन के एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अब इसी पे हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं पास बाय वैल्यू का। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन पास बाय वैल्यू एनी चेंजेस, मेरे को बताना है डेफिनेशन समझा क्या? एनी चेंजेस मेड ऑन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स will not reflect the actual arguments। ठीक है, पास बाय वैल्यू में जो भी चेंजेस आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में करते हैं वो चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहां से वहां कॉपी जाती है, एक वेरिएबल की कॉपी दूसरे फंक्शन में जाती है। सबको समझे क्या कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को यहाँ के चेंजेस, अगर मेरे को ये फंक्शंस के चेंजेस, ये नम के चेंजेस मेन में चाहिए तो मैं क्या करूंगा? रिटर्न करना पड़ेगा। हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लगा के। जब तक फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, जब तक कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करता, इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज है वो मेन को नहीं दिखती है। यहाँ के चेंजेस मेन में नहीं दिखेंगे और मेन में जो चेंजेस हो रहे हैं ये यहाँ पे नहीं दिखेंगे जब तक ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पूछता है कि यार भैया यहाँ के चेंजेस मेरे को मेन में चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग रिटर्न कर देंगे वैल्यू। इतना क्लियर है? Yes. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एज पास बाय वैल्यू। ठीक है, देखो एक और तरीका है चेंजेस रिफ्लेक्ट करने का। अगर आपको एक फंक्शन के चेंजेस, ध्यान से सुनो, अगर आपको एक फंक्शन में वेरिएबल में किए हुए चेंजेस दूसरे फंक्शन को चाहिए, मेन को चाहिए, पहला तरीका है कि आप रिटर्न कर दो। आप रिटर्न कीवर्ड लगा के शो की वैल्यू मेन को दे दो, मेन को वो चेंजेस दिख जाएंगे। बट रिटर्न का प्रॉब्लम है कि रिटर्न एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, बराबर है? हाँ। Yes, sir. एक बार इतना तो समझ में आ गया ना कि एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन को वैल्यू आर्गुमेंट भेजता है तो इस फंक्शन ने जो भी चेंजेस करे हैं ये मेन को नहीं दिखते। अगर मेरे को इस फंक्शन के चेंजेस, शो के चेंजेस मेन में चाहिए तो पहला तरीका है कि मैं शो को बोलूंगा कि भैया तू रिटर्न कर दे वैल्यू, रिटर्न लगा के। तो रिटर्न करने से मेन शो में जो चेंजेस हुए वो मेन को मिल जाएंगे, बराबर है? लेकिन रिटर्न का प्रॉब्लम क्या है कि रिटर्न एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। आप रिटर्न में दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। आप रिटर्न लगा रहे तो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते। प्लीज रिमेंबर, रिटर्न कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। आप रिटर्न लगा के एक ही वैल्यू फंक्शन से दूसरे फंक्शन को वापस भेज सकते हो। बट अगर आपको एक फंक्शन से बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न करनी है, ठीक है, तो वो रिटर्न में तो नहीं कर सकते अपन। तो उसके लिए उन्होंने अपने को दूसरा तरीका दिया है जिसको बोला गया है पास बाय रेफरेंस या फिर कॉल बाय रेफरेंस। सबको समझा ये? इफ यू वांट टू रिटर्न, अगर आपको एक फंक्शन से बहुत सारी वैल्यू वापस रिटर्न करवानी है तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं? पास बाय रेफरेंस। ठीक है, पास बाय वैल्यू में क्या होता है? ऊपर फंक्शन में जो चेंजेस हो रहे हैं वो मेन को रिफ्लेक्ट करते हैं क्या? यस और नो? नहीं. No. नहीं, फंक्शन के चेंजेस मेन को रिफ्लेक्ट नहीं करते।
लेकिन पास बाय रेफरेंस में फंक्शन जो अपने अंदर चेंजेस करता है ना, वो ऑटोमेटिकली मेन को दिख जाते हैं बिना रिटर्न किए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पास बाय वैल्यू में फंक्शंस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो मेन को रिफ्लेक्ट नहीं होते, क्योंकि फंक्शन अपने वेरिएबल में चेंजेस करता है, अपने वेरिएबल में अपनी कॉपी पे, तो मेन को रिफ्लेक्ट नहीं होते। लेकिन पास बाय रेफरेंस में जो चेंजेस फंक्शन करता है वो ऑटोमेटिकली मेन को रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली, ठीक है, बिना रिटर्न किए। इसलिए हम लोग फंक्शन में जो भी मल्टीपल वेरिएबल में चेंजेस करेंगे तो मल्टीपल वेरिएबल मेन में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पास बाय रेफरेंस में हम लोग वेरिएबल की कॉपी नहीं भेजते फंक्शन को, हम लोग वेरिएबल का एड्रेस भेजते हैं दूसरे फंक्शन को। हम लोग एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे फंक्शन को भेजते हैं, इसलिए इनको रेफरेंसेस बोला जाता है। और इनको समझने के लिए अपने को पॉइंटर्स आने चाहिए, ठीक है। तो पास बाय रेफरेंस समझने के लिए पहले मुझे आप लोग को पॉइंटर्स बताना पड़ेगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना रे जो मैं बता रहा हूँ, शुभम? यस सर, थोड़ा थोड़ा। यस सर। अब देखो पॉइंटर्स क्या होते हैं अपने को देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। देखो प्रोग्रामिंग में कैसा होता है कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने मेन में यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंट ए करके, और उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी 10। ध्यान से देखो, जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बनाते ना, हर एक वेरिएबल को रैम में कुछ एड्रेस मिलता है, कुछ मेमोरी मिल जाता है, ठीक है। और वो कितना मेमोरी मिलता है वो डिपेंड करता है वो कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है। अगर वो इंटीजर वेरिएबल है, तो उसको 4 बाइट का मेमोरी मिलता है। अगर वो फ्लोट वेरिएबल है तो उसको 4 बाइट का मेमोरी मिलेगा। अगर वो कोई डबल वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है, तो उसको 1 बाइट का मेमोरी मिलता है। तो जो डेटा टाइप है ये डिसाइड करते हैं कि वेरिएबल को कितना मेमोरी मिलेगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ओके। जैसे जैसे मैं इंट ए इक्वल्स टू 10 लिखूंगा, मेमोरी में ए को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ये सपोज ऐसा इमेजिन करो ए का मेमोरी है, ठीक है, और ये ए का वैल्यू है 10, राइट। हर एक वेरिएबल को मेमोरी में कोई, रैम में कोई एड्रेस या फिर कोई मेमोरी मिल जाती, कोई जगह मिल जाती जहां पे जाके वो ए स्टोर होता है। अब ये ए जो है उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू रख दी है 10। अब देखो कैसा है, जैसे हम लोग घर पे रहते हैं हमारा कोई एड्रेस होता है ना, वैसे ही वेरिएबल जो होते हैं ना वो जब मेमोरी में स्टोर होते हैं जाके उनका भी कोई एड्रेस होता है। जैसे मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि ए मेमोरी में जहाँ पे जाके स्टोर हुआ है उसका एड्रेस क्या है, 1000। सपोज अपन अजम्पशन कर रहे हैं कि ए जो है उसका एड्रेस क्या है, मेमोरी एड्रेस 1000। इतना ठीक है। देखो अगर तुम लोग को किसी वेरिएबल का एड्रेस देखना है ना कि वो मेमोरी में कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है, तो तुम लोग को प्रिंट कर सकते हो। अभी तक हम लोग ऐसा करते नहीं थे। जैसे देखो अगर मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू %e, कॉमा a, मुझे बताओ a का वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताओ। 10 बराबर है। सिमिलरली अगर तुमको ये देखना है ना कि कोई भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या है, आप लोग बस प्रिंट करते समय, जैसे हम लोग कोई वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अगर तुमको किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है तो वेरिएबल के आगे एम्परसेंड लगा दो, जो हम लोग स्कैनफ में लगाते हैं, एड्रेस ऑफ। इसको एड्रेस ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ। याद रखना इसको क्या बोला जाता है, एड्रेस ऑफ। सो अगर मैं लिख रहा हूँ एम्परसेंड ए, इसका मतलब है मैं क्या लिख रहा हूँ, एड्रेस ऑफ ए। अभी अपन रन करके देखते हैं इसको। देखो ए का वैल्यू 10 है, ए का एड्रेस क्या है 6487708, मतलब रैम में ये एक लोकेशन है जहां पे ए जाके स्टोर हुआ है। सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर। हमने क्या अज्यूम किया है कि ए कहां पे स्टोर हुआ है, 1000 में। हर एक मशीन का अलग है, तुम लोग जब रन करके देखोगे तो हो सकता है किसी और लोकेशन पे जाके सेव हो रहा हो। क्लियर है? ओके। अब इसी प्रोग्राम में मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ बी। ऑब्वियसली बी को भी कुछ मेमोरी मिलेगा। ये सपोज हमारा बी है, सबको दिख रहा है बी। सपोज मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि बी का एड्रेस 2000 है। सपोज मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि बी का एड्रेस क्या है
2000, जैसे A 1000 लोकेशन पे सेव हुआ है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि B जो है ऐसे ही 2000 लोकेशन पे सेव हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ B इक्वल्स टू A, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से A का वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगा? एक ही वैल्यू B में। तो B का वैल्यू भी में। क्या हो जाएगा हमारा? 10। 10। यहाँ तक ठीक है? इतना ठीक है? राइट। हाँ अब इतना Yes, होने के sir. बाद मैं B की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। B इक्वल्स टू B, मेरे को बताओ B इक्वल्स टू B करने से B का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? सेम 10, क्योंकि B में किसका वैल्यू है? 10। B में A का ही वैल्यू है। एक का B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। 10। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, जैसे हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में रख सकते हैं, जैसे हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में रख सकते हैं, वैसे ही हम लोग एक वेरिएबल का एड्रेस भी दूसरे वेरिएबल में रख सकते हैं। जैसे इसी लाइन को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, b इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। इसका मतलब अभी मैंने b में a का वैल्यू रखा है क्या? नहीं, एड्रेस रखा है। मैंने a का क्या रख दिया b के अंदर? एड्रेस रख दिया। Address. तब b में अभी 1000 नहीं है, 10 नहीं है, क्या आ जाएगा? 10. 1000 आ जाएगा। 1000 समझ हो में आ रहा गया। है ना? हाँ ठीक है, राइट। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल में रख सकते हैं, और ऐसे वेरिएबल्स को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। क्या बोलते हैं? पॉइंटर वेरिएबल। अच्छा समझ में आया? ठीक है, सो व्हाट इज अ पॉइंटर? पॉइंटर इज अ वेरिएबल that stores address of another variable। पॉइंटर वो वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर हम लोग दूसरे वेरिएबल का क्या रखते हैं? एड्रेस रखते हैं। ठीक है, अब इनका सिंटैक्स देखो ऐसा है। हम लोग जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग ऐसे कुछ बनाते हैं, इंट b या इंट a ऐसे करके। बट अब ये b जो है इसमें मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ? एड्रेस। तो इसको मुझे पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग ऐसे नहीं बना सकते, आपको उसको वेरिएबल को स्पेशली कुछ अलग तरीका दिया है, आपको उसको स्टार लगाना पड़ता है, एस्ट्रिक। आपने अगर वेरिएबल बनाते समय यहाँ पे स्टार लगा दिया वेरिएबल के सामने, मतलब वो वेरिएबल बन जाता है पॉइंटर वेरिएबल। क्या बन जाता है फिर वो वेरिएबल? पॉइंटर। वेरिएबल बन जाता है। इसका मतलब कंप्यूटर को ये समझ में आ जाता है कि मैं बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखने वाला हूँ, मतलब मैं बी के अंदर क्या रखने वाला हूँ? एड्रेस। एड्रेस। एड्रेस एक एड्रेस समझ में आ रहा है? देखो, हाँ, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है एक, और ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल्स में आप वैल्यू कभी नहीं रख सकते, आपको हमेशा क्या रखना पड़ता है? दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखना पड़ता है। ठीक है, सो व्हाट इज अ पॉइंटर? इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, डेटा टाइप एस्ट्रिक, फिर उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल का नाम। इतना सर क्लियर है? फिर वो एड्रेस सेव करने के बाद में वो वैल्यू का क्या हो जाएगा उसका फिर? बता दो, मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, इतना याद रखना, जैसे कि इंट ए, किसी ने बोला कि इंट ए यहाँ पर क्या है, मैं बोलूंगा यहाँ पर ए एक इंटीजर वेरिएबल है। बोल सकता हूँ मैं ऐसा? यहाँ पर ये ए एक इंटीजर वेरिएबल है, बराबर है। सिमिलरली अगर किसी ने बोला ये इंट स्टार भी क्या है, मैं बोलूंगा यहाँ पर ये एक इंटीजर पॉइंटर है। जैसे इंटीजर वेरिएबल होते हैं वैसे इंटीजर पॉइंटर होगा ये। अब कोई पूछेगा इंटीजर वेरिएबल क्या होते हैं, मैं बोलूंगा इंटीजर वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर हम लोग इंटीजर वैल्यू रखते हैं। अब कोई मेरे को पूछेगा इंटीजर पॉइंटर क्या होता है, मैं बोलूंगा इंटीजर पॉइंटर वो वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर आप लोग कोई इंटीजर का एड्रेस रखते हैं। सबको समझा क्या बोला मैंने? यस। राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ फ्लोट f, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर f एक फ्लोट वेरिएबल है, बराबर है। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूँ फ्लोट स्टार p, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये p जो है ये एक फ्लोट पॉइंटर है, मतलब मैं इसके अंदर एक फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस रखने वाला हूं। सबको समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं Yes. फाइल स्टार p, इसका मतलब
ये कौन सा पॉइंटर हुआ, जल्दी बताओ। फाइल पॉइंटर। अबे मेरे को बताओ, ये स्टार भी क्या हुआ? इंटीजर पॉइंटर हुआ। पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर यानी जो पॉइंटर दूसरे बता पॉइंटर के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं कि एड्रेस रखते हैं? जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है, उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। ये इंटीजर पॉइंटर हो गया, मतलब मैं इस बी के अंदर किसका एड्रेस रखूंगा, किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल का, इसलिए इसको इंटीजर पॉइंटर बोलूंगा। ये इंट बता रहा है ना कि मैं बी के अंदर एक इंटीजर एड्रेस रखने वाला हूँ। यहाँ पर ये फ्लोट क्या बता रहा है कि मैं पी के अंदर किसका एड्रेस रखूंगा, मैं एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखूंगा जो क्या रहना चाहिए, फ्लोट, राइट। अब यहाँ पे फाइल स्टार भी लिखा है, मतलब क्या कि पी के अंदर मैं एड्रेस रखूंगा किसका, फ्लोट पॉइंटर का, किसी फाइल का। यहाँ पे ये देखो ना भैया, किसी ये फाइल फाइल का। लिखा है ना, मतलब पी के अंदर मैं किसका हाँ। एड्रेस रखूंगा, किसी फाइल का एड्रेस रखूंगा ना। समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? हाँ सर समझ गया। तो मतलब एफ के अंदर में किसी, पी के अंदर में किसी फ्लोट का एड्रेस रखने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर बी बता रहा है कि मैं बी के अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस रखूंगा, वैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं इसके अंदर किसी फाइल का एड्रेस रखूंगा। अब वो फाइल कहीं पे भी हो सकती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं पे भी रह सकती है। इतना समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Okay. Right. So what is a pointer? A pointer is a variable that shows address of another variable. जैसे वेरिएबल के टाइप होते हैं वैसे पॉइंटर के भी टाइप होते हैं, ठीक है। अब हमारे केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा b है, ये b a को पॉइंट करने लगा है क्योंकि b के पास a का क्या रखा हुआ है, एड्रेस रखा हुआ है, एड्रेस। बराबर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे printf b को प्रिंट करता हूँ, मुझे बताइए b का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, एक एड्रेस। a का एक का एड्रेस, एड्रेस। करेक्ट, क्योंकि b में वैल्यू क्या है, a का एड्रेस, 1000। बराबर है ना। तो जो a का एड्रेस होगा वही तो b में स्टोर होगा ना, वही b की वैल्यू रहेगी। सबको समझा? हाँ देखो हाँ। ये a का एड्रेस है और वही b की वैल्यू है। सबको समझा इतना? हाँ सर। राइट। हाँ सर। जब हम लोग पॉइंटर्स में काम करते हैं ना तो दो ऑपरेटर हमेशा याद रखें। पहला रहता है एड्रेस ऑफ, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। दूसरा रहता है स्टार, इस ऑपरेटर को बोला जाता है वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, इसको बोला जाता है वैल्यू एट एड्रेस, रट्टा मार लो है इसको, वैल्यू एट एड्रेस मतलब एड्रेस पर की वैल्यू, एड्रेस पर की वैल्यू, वैल्यू एट एड्रेस, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर है ना ये पॉइंटर्स यूज करते हैं। देखो अगर मैंने printf लिखते समय, अगर मैंने printf लिखते समय ऐसा लिख दिया स्टार बी, देखो b के पास क्या है, a का एड्रेस, स्टार b का मतलब क्या होगा, वैल्यू एट ऑफ एट एड्रेस इन b। इसका मतलब क्या होगा कि b में जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू, इसका मतलब होगा कि b में जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू। अब मुझे बताओ b में किसका एड्रेस है, a का, एक का तो ये अल्टीमेटली ये क्या प्रिंट करेगा मेरे को बताओ, 10 एड्रेस। एक एड्रेस, a का एड्रेस नहीं प्रिंट तो करेगा, A का a का value, वैल्यू प्रिंट 10 करेगा, वैल्यू 10 प्रिंट एक का करेगा, वैल्यू। 10 प्रिंट करेगा ये। देखो समझ में आया क्या? अब ये डायग्राम देखो, b में किसका एड्रेस है, a का 1000, स्टार b लगाने से, स्टार b लगाने से ये जो पॉइंटर होता है ना, ये जो पॉइंटर होता है ना, ये स्टार लगाने से अपने पास रखे हुए एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करने लगता है। स्टार b लगाने से ये जो पॉइंटर्स होते हैं ये अपने पास रखे हुए एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। सबको समझ में आया? इसलिए तो इनको वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, स्टार को। वैल्यू एट एड्रेस मतलब b में जो एड्रेस है उसकी वैल्यू। सबको समझ में आया?
यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, स्टार बी इक्वल्स टू 20, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है अपने पास। स्टार बी इक्वल्स टू 20 मतलब ये 20 कहां पे जा रहा है अल्टीमेटली? वैल्यू क्या ऑफ एड्रेस? एड्रेस देखो स्टार बी इक्वल्स टू 20 मतलब एड्रेस स्टार उसका एड्रेस है। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर? ए की। स्टार बी यहाँ पे घूम फिर के अल्टीमेटली किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? ए की वैल्यू चेंज हो रही है। सबको A समझ में आ की। रहा है क्या? देखो बी के हाँ। पास किसका एड्रेस है? ए का। जब भी मैं बी में स्टार A का। लगाऊंगा अल्टीमेटली ये बी ए की वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो स्टार बी इक्वल टू 20 का मतलब होता है कि बी में जो एड्रेस रखा है, बी में जो एड्रेस रखा है उसकी वैल्यू क्या कर दो? 20। मतलब ये पॉइंटर अपने पास रखे हुए एड्रेस की वैल्यू को 10 से बदल के क्या रख दे रहा है? 20 कर दे रहा है। 20। राइट, अब मेरे को बताओ अगले लाइन पर अगर ए अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा आफ्टर दिस लाइन, तो मेरे को बताओ ए को अपनी वैल्यू क्या मिलेगी? 20। 20। 20 लास्ट में देखो ए की वैल्यू क्या हो गई है? 20। 20 इसलिए बोलते हैं ना पॉइंटर्स आर डेंजरस, दे आर क्वाइट डेंजरस बिकॉज देखो ए ने अपनी वैल्यू चेंज की क्या? नहीं। ए का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर के पास था, उसने ए की वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, दैट इज व्हाई पॉइंटर्स थोड़े अपने को सोच समझ के यूज करने पड़ते हैं। राइट, सबको समझ में आया पॉइंटर का कंसेप्ट? हाँ। Yes, sir. Yes, Right? सर इसमें रिटर्न 0 लगाना जरूरी था लास्ट में। हाँ, क्योंकि इंट हाँ। मेन लगाए हमने इसलिए रिटर्न 0 लगाना जरूरी। ओके। ओके